नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सीतामढ़ी से बड़ी खबर है, जहां पर असामाजिक तत्वों की करतूत सामने आई है। मंदिर की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया है, जिसके बाद सब लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि कार्तिक और गणेश भगवान की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया है। मंदिर के पास पुजारी की झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया गया है। घटना के बाद हालात तनावपूर्ण है। डीएम और एसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। मामले की जांच हो रही है। घटना स्थल पर पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है। घटना को लेकर के जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। डुमरा थाना के परमानंदपुर की घटना ये सामने आई है। रात की घटना है। कोई असामाजिक तत्व का काम है ये करना, क्योंकि उसको वैसे करने वाले आदमी, हमको लगता है कि उसको समाज धर्म से मतलब नहीं है। वो आतंकवादी टाइप का आदमी है जो धर्म को हाथ पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा किया है, और बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है। तो जांच का विषय है, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं ऐसे लोग को बेनकाब करने के लिए जिला प्रशासन और हम लोग खड़े हुए हैं। आपको 24 घंटा के अंदर में इस चीज़ का आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरी बात क्या करें, मिर्ज़ापुर पंचायत है, ऐसे करने वालों को बख्शा नहीं जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो घटना करित करने वाले हैं उनका उद्देश्य भी जो है आपसी सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से ये किया गया है। अभी घटनास्थल पे जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय भी आए हैं। उन्होंने कुछ और राकेश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। राकेश, जिस तरीके से कई जगहों से बिहार से ऐसी घटनाएं सामने आई, खास करके महाशिवरात्रि के वक्त, और अब आज जाकर के जो खबर सामने आई कि मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया है, आखिर ये कौन लोग हैं और हिंदुओं की आस्था पर लगातार चोट पहुंचा रहे हैं? सवाल भी कई है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पिछले 2 माह के भीतर सीतामढ़ी जिले में ही सिर्फ 5 जगहों पर मूर्ति तोड़ने की घटना हुई है। और सबसे गंभीर बात यह है कि किसी भी घटना में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। और सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने के लिए इस तरह की वारदात को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में है, और जहां भी इस तरह की घटनाएं होती है और लोगों को आक्रोश को शांत करने का पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, बावजूद इस तरह की जो घटनाएं हैं उस पर लगाम नहीं लग पा रहा है। और लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है और लोगों को काफी आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस तरह की वारदात से जो सौहार्द है वो लगातार प्रभावित हो रहा है। लोग आक्रोशित हो रहे हैं क्योंकि हिंदू धर्म की जो आस्था है वो प्रभावित हो रही है। लेकिन सबसे गंभीर मामला ये है कि मामलों में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई लोग चिन्हित नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि कौन लोग सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ऐसे लोग शिनाख्त नहीं हो पा रहे हैं। जी, तो क्या ये पुलिस की नाकामी माना जाए कि ये शिनाख्त बार बार नहीं हो पा रहा है, इनकी पहचान नहीं हो पा रही, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं यहाँ से? जी, मैं आपको बता दूं कि जब घटनाएं होती है तो आसपास के इलाके के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगालने की कोशिश की जाती है, और पुलिस घटना के 2-4 दिन तक पूरी एक्टिव मोड में रहती है। और मामला जब शांत हो जाता है उसके बाद पुलिस मामले को छोड़ देती है, भगवान भरोसे उसको कहा जा सकता है, छोड़ देती है। और इस तरह के मामलों का पर्दाफाश नहीं हो पाता है। और कौन लोग ऐसा कर रहे हैं इस बात की भी जानकारी पुलिस को होनी चाहिए, ताकि आगे जो इस तरह की वारदात लगातार हो रही है उस पर लगाम लगाया जा सके। लेकिन इस तरह की घटनाएं पर लगाम नहीं लग पा रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, नालंदा से भी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां नालंदा में भी शिव बारात निकली थी और इस शिव बारातियों पर हमला कर दिया गया। तो ऐसी खबरें जो है कई जगहों से सामने महाशिवरात्रि के मौके पर सामने आई है। अस्थावा के माफी गांव में महाशिवरात्रि के जुलूस पर हमला हुआ। पीड़ित पक्ष के लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमले का आरोप लगाया है। हमले में रंजित पासवान नाम का युवक गंभीर रूप से घायल है। कई और लोगों के चोटिल होने की आशंका है। हमले की खबर मिलते ही पुलिस स्थिति को काबू करने में जुटी है। घटना के बाद स्थिति अब कंट्रोल में है। पुलिस 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दोनों पक्ष के लोगों ने कहा कि जुलूस के दौरान छोटे छोटे बच्चों को लेकर विवाद हुआ था। खासकर एक युवक सड़क किनारे था, इसी को लेकर कहा सुनी हुई और मामला झड़प में तब्दील हो गया। इधर घटना के बाद स्थिति का जायजा लिया हमारे न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। जिले के अस्थामा थाना क्षेत्र के माफी गांव में कल महाशिवरात्रि को लेकर जुलूस निकाला गया था। उसी दौरान जो है 2 पक्षों में मारपीट हो गई थी, जिसके बाद जो है यहाँ पर
जो है माहौल तनावपूर्ण हो गया था। हालांकि पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जो है तत्काल माहौल को कंट्रोल करने में कामयाब रहा और अब देख सकते हैं किस तरह से जो है दोनों पक्ष के लोग जो है थाना पहुंचे हुए हैं और आपस में समझौता करने की काम कर रहे हैं। हालांकि दोनों पक्ष का कहना है कि ये जो है छोटे छोटे बच्चा को लेकर जो है विवाद हुआ था और फिलहाल जो है मामला शांतिपूर्ण तरीके से है। उसके दौरान देखिए बाल बुतरू मतलब पेशाब करने के कारण सब मतलब बाताबीती हुआ बाल बच्चा में, और हम लोग भाई जितना भी हैं सब वो बूढ़े बुजुर्ग, हम लोग को तो मालूम नहीं था, बच्चा सब झगड़ा किया वो तो बाद में मालूम हुआ। तो हम लोग सब मिल के बैठ करके जो दोनों हैं हिंदू और मुसलमान दोनों मिल करके बैठ करके भाई हम लोग निराकरण किए कि भाई इस पर मतलब झगड़ा झंझट नहीं होनी चाहिए। कल जो है पेसौड़ा से शिवरात्रि जी का जुलूस निकला था। जुलूस शांति तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से गया। लौटते कदम में जो है कुछ बात विवाद पैदा हो गया, लड़का लड़का में बातचीत हुई, लड़ाई हो गया पेशाब करने के कदम में। तो फिर जो है हम लोगों को बाद में मालूम हुआ तो हम लोग आपस में बड़े लोग बैठे तो बैठ के इसका निराकरण किया, हम लोग समझौता हो गया। अब गांव में क्या स्थिति है? हाँ बहुत शांतिपूर्ण है, हम लोग सब एक हैं, हम लोग किसी तरह कोई बात नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम शेख सुल्तान अहमद है। यहाँ पर और हैं, ये बताइए क्या देखे थे कल? हम लोग तो कुछ देखे ही नहीं, हम लोग तो घर में थे। बाद में पता चला कि वही बच्चे बच्चे में लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो सुबह में हम लोग मिल बैठ के सब मिल के जितने भी लोग थे हिंदू मुस्लिम सब मिल के अपना आराम से भाईचारा, हम लोग के यहाँ किसी तरह कोई बात ही नहीं है। हम लोग आए वही थाना पे कि नहीं इसका निराकरण कर दिया जाए। छोटा बच्चा में किसी तरह कोई बात ही नहीं है, कोई बात। और बड़ी खबर वैशाली से है जहां पर शिव बारात पर हमला किया गया और ये आरोप पुलिसकर्मियों पर लगा है। यहाँ के ग्रामीण काफी आक्रोशित है, गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि आखिर पुलिस ने ऐसा व्यवहार हमारे साथ क्यों किया। तो महाशिवरात्रि का जुलूस निकला था और उसी दौरान लाठीचार्ज का मामला सामने आया है। लोगों ने पुलिस पर शिव भक्तों की पिटाई का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार महनार प्रखंड कार्यालय से शिव बारात निकलकर महनार थाना परिसर पहुंचनी थी जहां शिव विवाह का आयोजन होना था। लेकिन जब शिव बारात महनार थाना परिसर पहुंची तब वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। लोगों का आरोप है कि शिव भक्तों की भीड़ ज्यादा होने और कोई व्यवस्था नहीं होने पर जब सवाल किया गया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। देर रात किसी तरह मामला तो शांत हो गया, लेकिन घटना को लेकर लोगों में अभी भी आक्रोश है और लोग पुलिस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सभी लोगों को वहाँ से भगाया गया है। अभी अब बड़ा बाबू आए हैं जो बोल रहे हैं कि जो गलती हुई उसकी कार्रवाई कल की जाएगी। चलिए वहाँ पे शादी। क्या आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब इसके बारे में सभी लोग हैं, जो सबको अच्छा लगेगा वही ना करेंगे। एक जन के तो है नहीं, ये तो पूरे महनारवासी का जुलूस है, तो जो सबका सहमति होगा उसी में। तो हिंदुओं की आस्था पर किस तरीके से चोट पहुंचाई जा रही है उससे जुड़ी हमने 3 खबरें आप तक पहुंचाई और सवाल यही है कि आखिर बिहार में हिंदू आस्था पर हमला क्यों हो रहा है। और सवाल यह भी है कि सांप्रदायिक माहौल आखिर कौन बिगाड़ रहा है। और सवाल इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से यह भी कि उपद्रवियों पर ठोस कार्रवाई कब तक होगी। और सवाल यह है कि उपद्रव करने वालों का आखिर इलाज क्या है। और सवाल सबसे बड़ा सवाल यह कि बार बार हिंदुओं की आस्था को निशाने पर क्यों लिया जा रहा है। और देखिए इस बीच हजारीबाग से बड़ी खबर है जहां पर हजारीबाग में जिस तरीके से बवाल हुआ इसके बाद से अब पुलिस का एक्शन जो है वो लगातार जारी है और कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अब कार्रवाई लगातार की जा रही है। बता दें कि 45 नामजद पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसके साथ साथ 200 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। उपद्रवियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सैकड़ों की संख्या में अभी भी पुलिस की तैनाती वहां पर है। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस घटना से जुड़ी हुई, इस बवाल से जुड़ी हुई, जहां पर देखिए कैसे उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, गाड़ियों में आग लगा दी गई। पुलिस यहां मौके पर कैंप कर रही है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की यहां पर तैनाती है। 45 नामजद पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वहीं 200 अज्ञात लोग हैं जिनके ऊपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और उपद्रवियों की तलाश लगातार जारी है। 26 फरवरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब हजारीबाग में बवाल हुआ था और इस मामले में 45 नामजद पर एफआईआर भी पुलिस दर्ज कर चुकी है।
और देखिए हजारीबाग में जिस तरीके से बवाल हुआ और इस बवाल के बाद से लगातार जो चौकसी है, पुलिस की मुस्तैदी है, वो अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रही है। और इन सब के बीच खबर है कि डुमरौन गांव जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। रात भर फोर्सेस की निगरानी में पूरा इलाका रहा। 3 थाने की पुलिस गांव में कैंप कर रही है। स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में बताया जा रहा है। झंडा लगाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था। एक पक्ष का आरोप है कि वाहनों को आग लगाने के दौरान जान लेने को भीड़ उतारू थी। तो देखिए हजारीबाग में जिस तरीके से बवाल हुआ और अब डुमरौन गांव की अगर बात करें तो वहां पुलिस छावनी में इस इलाके को तब्दील कर दिया गया है। देखिए शिवरात्रि के अवसर पर जिस तरीके से डुमरौन गांव में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का कल प्रयास किया गया था, उसके बाद जो प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिख रही है। अभी की हालात की भी बात करें तो हालात जो है बिल्कुल सामान्य हो चुकी है। प्रशासन जो है वो लगातार मार्च कर रही है। अगर दूसरी तरफ बात करें तो 100 से भी अधिक जो है सुरक्षा बलों की यहाँ तैनाती देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पूरे मामले में जिस तरीके से उपद्रव फैलाने का प्रयास किया गया, ऐसे में जो है 45 लोगों को पुलिस ने जो है नामजद आरोपी बनाया है, तो वहीं जो है 200 लोगों को जो है अज्ञात में नाम दिया। यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 245 लोग जो है वो पुलिस के रडार पर है। उन लोगों की जो है फोटोज और वीडियोस के माध्यम से दोनों पक्षों की ओर से जो है वो पहचान की जा रही है। अभी प्रशासन के द्वारा अच्छा पहल किया गया है, शांति व्यवस्था बनी हुई है और स्थिति को सामान्य किया जा रहा है। प्रशासन आज भी दोनों पक्षों के बीच में समन्वय बैठक रखी है थाने में और हमें लगता है कि स्थिति बहुत जल्द सुधार हो जाएगा। प्रशासन की बहुत अच्छी पहल अभी जारी है। इसी को लेकर जो एक बड़े आज शांति सभा का भी आयोजन स्थानीय इचाक थाना में किया जा रहा है, जहां पर समाज के वरिष्ठ बुद्धिजीवी लोग भी मौजूद रहेंगे। लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है कि ऐसे घटना का जो जिस तरीके से अंजाम दिया गया है वैसे लोगों को समझाने की जरूरत है ताकि क्षेत्र में अमन चैन और शांति बना रहे। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और इस बीच सिवान से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि एक अपराधी के पैर में गोली लगी है और पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन में दिखाई दे रही है। एक बदमाश को पैर में गोली लगी है। बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस गई हुई थी। महाराजगंज के इंदौली में ये मुठभेड़ हुई है। तो सिवान से ये बड़ी खबर, जहां बदमाश को जब पकड़ने गई थी पुलिस, उस वक्त मुठभेड़ हुई, फायरिंग हुई और एक बदमाश को पैर में गोली लगी है। महाराजगंज के इंदौली में मुठभेड़ हुई। और देखिए इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां पर देखिए कल 7 विधायकों ने मंत्री के तौर पर शपथ ली थी और आज विभागों के बंटवारे का इंतजार है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर कई जो फैक्टर है उसके जरिए विभागों का बंटवारा किया जाएगा, जो खबर निकल करके सामने आ रही है। बता दें कि चुनावी साल में विभाग जो है वो बदले जा सकते हैं। कल 7 नए मंत्री बनाए गए थे। आज विभागों का बंटवारा हो सकता है। खबर है कि कभी भी विभागों का बंटवारा हो सकता है और ऐसे में यह माना जा रहा है कि जिनके पास अतिरिक्त विभाग है, उनके जो विभाग है वो ट्रांसफर इन मंत्रियों में किए जा सकते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, विभागों के बंटवारे का इंतजार अब मंत्रियों को है। शपथ ग्रहण के बाद से किस तरीके की तैयारी चल रही है और क्या रणनीति विभागों के बंटवारे को लेकर? देखिए इंतजार अब खत्म होने वाला है। कुछ ही देर के बाद जो विभाग हैं वो बंट जाएंगे मंत्रियों को। और लेकिन इस बीच एक खबर और आ रही है कि परफॉर्मेंस के आधार पर जो पहले से जो मंत्री थे उनके विभाग भी बदले जा सकते हैं, यह जानकारी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि बीजेपी में ही आपसी तालमेल और सामंजस्य बैठाना था, क्योंकि कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा रहे थे, तो ऐसे परिस्थिति में पहले सभी लोगों से बातचीत करनी थी और इसी कारण देर भी हुई कि जो 7 नए मंत्री हैं उन्हें अभी तक विभाग का उनमें बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है, बीजेपी में आपसी सहमति बन चुकी है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सूची है, जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो मंत्रियों की सूची है वो सौंपने वाले हैं। जानकारी अभी मिली है कि अभी कुछ देर के बाद भाजपा के कुछ नेता मुख्यमंत्री आवास आ सकते हैं। जो सूची है वो सूची लेकर के और उसके बाद जो विस्तार है के बाद जो विभागों का बंटवारा है वो होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव है और मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों घोषणाएं की हैं और उन घोषणाओं को चुनाव के पहले
अमल भी करना है, दिखाना भी है जनता को कि जो घोषणाएं हुई हैं वो धीरे धीरे एक एक करके पूरी भी की जा रही हैं। तो ऐसे परिस्थिति में परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। लेकिन अब तक कुछ कंफर्मेशन कुछ सोर्सेस के जरिए शैलेंद्र हो पाया है कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग होगा। सबसे ज्यादा संभावना है विजय सिन्हा की हम बात कर लें, मंगल पांडे की बात कर लें, नीतीश मिश्रा की बात कर लें या फिर प्रेम कुमार की बात कर लें, तो इन मंत्रियों के पास एक से अधिक विभाग हैं और इनके विभाग में फेरबदल की भी संभावना है। इन मंत्रियों के विभाग इनसे हटा करके जो नए मंत्री बने हैं उन्हें दिया जा सकता है। तो कुछ देर और इंतजार करना होगा, जल्द ही नोटिफिकेशन होने वाला है। क्योंकि जो जानकारी मिली है कि जो आपसी सहमति की बात सामने आ रही थी बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी के नेताओं के ही मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है और इसके लिए कुछ नेता बीजेपी के जो कुछ मंत्री हैं वो तैयार नहीं हो रहे थे। उनका कहना था कि उनके पास जो विभाग है वो रहने दिया जाए और इन्हीं चीजों को देखते हुए इतनी देर भी हुई है। तो ऐसे परिस्थिति में अब कहा जा सकता है कि थोड़ी देर का और समय है, क्योंकि बीजेपी में जो विवाद था, बीजेपी में जो बातचीत थी वो पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अब उस पर चलिए बिल्कुल शैलेंद्र, तो इंतजार जो है वो काफी जल्द खत्म होने जा रहा है। पूरी नजर आप बनाए रखिए, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ेंगे आगे और देखिए बात करेंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत की, जिनकी चर्चा लगातार इन दिनों इस चुनावी साल में है और जेडीयू के अंदर से भी अब राजनीति में निशांत आए, इसकी मांग लगातार की जा रही है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि जेडीयू के गोपालपुर से विधायक हैं गोपाल मंडल और उन्होंने कहा है कि निशांत कुमार को ही जो है वो जेडीयू संभाल सकते हैं, उनके अलावा और कोई जेडीयू को नहीं संभाल सकता है। गोपाल मंडल ने कहा कि उनकी पार्टी के सभी बड़े नेताओं की इच्छा है कि निशांत कुमार इस बार ना सही आगे जरूर पार्टी को संभाले। सबका सोच है, अब की बार तो नीतीश कुमार का चेहरा लेके लड़ गए, अगले बार कौन लड़ेगा? तो निशांत को लाया जाए। सब विचार कर रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, लेकिन और सब विचार कर रहे हैं निशांत को लाया जाए। तो निशांत को ला के अगर खड़ा कर देगा, अभी नहीं बाद में ही ला के खड़ा कर देगा, तो फिर कोई थोड़ो है जदयू वाला कहेगा ये हमको मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। नीतीश कुमार का बेटा है, हम लोग को चाहिए एक लीडर, और नहीं तो स्थिर हो जाएंगे तो जदयू समाप्त हो जाएंगे। ऐसा कोई चेहरा नहीं है नीतीश कुमार के अलावा जदयू को संभाल सके। निशांत कुमार आएंगे तो संभाल ले है, वो है तो हम लोग है क्या फाइटर MLA। आरजेडी पूरी तरीके से चुनावी मूड में आ चुका है। वादों की झड़ियां लगाई जा रही है, कहीं पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बैनर लगाए जा रहे हैं और उसमें कई वादे जो हैं वो किए जा रहे हैं और बिहार के वोटर्स को लुभाने की कोशिश भी की जा रही है, जिसमें माई बहन योजना का खास करके जिक्र नजर आ रहा है। देखिए पटना में जो पोस्टर लगा है उस पोस्टर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां माई बहन योजना का जिक्र है, साथ ही दूसरे लोगों के लिए क्या घोषणाएं हैं उसका भी जिक्र इस पोस्टर के जरिए किया गया है कि तेजस्वी सरकार अगर बनती है तो हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह हम देंगे। तेजस्वी सरकार बनने पर युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। 1500 वृद्धा पेंशन का भी वादा इस पोस्टर के जरिए किया गया है। तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन तमाम पार्टियां जो हैं अपने अपने तरीके से वोटरों को रिझाने में जुटी हुई है। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी लगातार जो है वो पोस्टर के जरिए जहां अपने विरोधियों पर निशाना साध रही है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी का गुणगान कर रही है। यहाँ देख सकते हैं ये पोस्टर जो है वो अबरारुल हक नाथनगर विधानसभा की जो सदस्य हैं आरजेडी के, उनके तरफ से लगाया गया है और इसमें जो बातें लिखी गई है उसमें कहा गया है कि तेजस्वी यादव का केवल वादा नहीं, इरादा है बिहार को विकसित बनाने का। माई बहन मान योजना, हर महिला को 2500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा जो तेजस्वी ने की है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है और ये भी लिखा गया है कि तेजस्वी सरकार बनने पर युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। तेजस्वी सरकार बनने पर दादा दादी को 1500 वृद्धा पेंशन मिलेगी। तेजस्वी सरकार बनने पर हर घर 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। तेजस्वी सरकार बनने पर दिव्यांगों को 1500 रुपये प्रति वृद्धा पेंशन जो है वो मिलेगा और दिव्यांगों को भी जो है वो प्रति महीने जो है वो 1500 रुपया दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो वोटर हैं उनको रिझाने के लिए जो घोषणाएं तेजस्वी ने किए हैं उसको लेकर के अब पोस्टर जो है वो जगह जगह लगाने लगी है आरजेडी। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो विरोधी हैं उन पर ऐसे ही पोस्टरों के जरिए हमला भी बोल रही है, निशाना भी साध रही है। तो कह सकते हैं कि भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो बिहार विधानसभा को लेकर के, लेकिन अभी से जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल जो है वो पूरे तौर पे सक्रिय हो चुकी है और पोस्टर के जरिए जहां अपनी पार्टी के विचार हैं
उसको लोगों तक पहुंचा रही है, वहीं पोस्टरों के जरिए विरोधियों पर निशाना भी साध रही है। बहरहाल देखना होगा कि इन पार्टियों को ऐसे पोस्टरों का कितना लाभ जो है वो चुनाव में मिलता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। आरजेडी की ओर से लगाए गए इस पोस्टर पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है और कहा है कि ये भी बताना चाहिए कि लालू प्रसाद के शासनकाल में बिहार की आखिर इतनी दुर्गति क्यों हुई। मन घी होगा न राधा नाचेगी, यह तय है कि जिनको लोकसभा में मात्र 4 सीट आया वो मुगालते में है कि सरकार हम बनाएंगे। अरे नरसंहार फ्री हम न करवाए, उसमें आपकी क्या भूमिका है? नौकरी बगैर जमीन के हमने दिया ना, लालटेन से फ्री हम न करवाए। आप दावा करते हैं फ्री दिव्यांगों के लिए, तो दिव्यांगों को अगर नौकरियों में आरक्षण मिला बगैर जमीन लिखे बिना पैसा दिए तो हम न फ्री करवाए। तेजस्वी ने बीजेपी को आरक्षण खोर बताया था, जिसके बाद से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उनके ऊपर पलटवार किया है और बताया कि लालू प्रसाद यादव जी ने अपने शासनकाल में कितना आरक्षण दिया। हमारे लालू प्रसाद यादव जी का शासनकाल था। एक बात उनको याद करना चाहिए कि क्या उनके जमाने में, उनके समय में किसी को आरक्षण मिला क्या? उन्होंने किसी को आरक्षण देने का काम किया क्या? तो जब वो आरक्षण देने का काम किए ही नहीं और आज जब नीतीश कुमार जी ने आरक्षण जातीय जनगणना कराया, आरक्षण के लिए चिंता किया, तब वो गाल बजा रहे हैं। इसलिए आदमखोर तो वो लोग हैं जो लोग, इस प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो नेता चारा खा गया हो, चारा खाने में सजा पाया हो, उससे बड़ा आदमखोर कौन हो सकता है। तो आरजेडी ने कई पोस्टर लगाए हैं, वादों की झड़ियां लगाई गई। इस पोस्टर पर पॉलिटिक्स भी तेज है। थे तो हमने जो कहा, वो वायदे जो किए बिहार की जनता से, उसे पूरे किया। हमने नौकरियां बांटी, हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट में काम किया। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमारी कथनी और करनी एक है। और मैं बिहार की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि महागठबंधन की सरकार 2025 में बनेगी तो हम जो जो वादे करेंगे वो पूरा करेंगे। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का वादा और इरादा एक माया जाल जिसे उनके समर्थक फैलाने में जुटे हैं। जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। माई बहन के बाद अब दादा दादी को पेंशन देने की बात राजद का नया फंडा है। फ्री में बिजली और दिव्यांगों को पेंशन देने की बात किसी के गले में उतरने वाली नहीं है। राजद के शासनकाल में यह सब क्यों नहीं हुआ? 2022 में महागठबंधन की सरकार बनी, उन्होंने 5.5 लाख के करीब नौकरियां दी, रोजगार दिए और 3.5 लाख रिक्तियां छोड़ करके आए। स्पष्ट रूप से तेजस्वी जी उम्र में कच्चा है लेकिन अपने वादा के पक्का है। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।